नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तमिलनाडु के ऐतिहासिक नगर अरियालूर में आज का दिन इतिहास और आस्था का एक अद्भुत संगम बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगईकोड़ा चालपुरम मंदिर में पूजा अर्चना की और महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आदि तिरुवथिरई महोत्सव की गरिमा को साझा किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कही और चोल साम्राज्य की लोकतांत्रिक परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को सराहते हुए कहा कि चोलों का युग भारत के स्वर्णिम कालों में से एक था। क्या कुछ उन्होंने आगे कहा, सुनिए। एक प्रकार से राज राजा की ये श्रद्धा भूमि है और उस श्रद्धा भूमि में इलिया राजा ने आज जिस प्रकार से शिव भक्ति में हम सबको डुबो दिया, सावन का मास हो, राज राजा की श्रद्धा भूमि हो और इलिया राजा की ये तपस्या हो, कैसा अद्भुत वातावरण, बहुत अद्भुत वातावरण। और मैं तो काशी का सांसद हूं और जब ओम नमः शिवाय सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि चोला साम्राज्य का दौर भारत के स्वर्णिम युगों में से एक था। इस युग की पहचान उसकी सामरिक ताकत से होती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की परंपरा को भी चोला साम्राज्य ने आगे बढ़ाया था। इतिहासकार लोकतंत्र के नाम पर ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, लेकिन कई सदी पहले चोला साम्राज्य में कुड़ा वोलोई अमयिप से लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें संस्करण में आज फिर एक बार मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण में भोपाल की उपलब्धि का विशेष रूप से उल्लेख किया। इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम न केवल जन भागीदारी को बढ़ावा देता है बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को भी मजबूत करता है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा। रेल कारखाने का, रेल के डब्बे बनाने के कारखाने का भूमि पूजन होने वाला है। ये हमारा उसी प्रकार से एक बड़ी उपलब्धि है जो लगातार सरकार बनने के बाद हम प्रदेश के युवाओं की बेहतरी के लिए, उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है। आज मन की बात के इस कार्यक्रम में जब मैं शामिल होने आया, इसी के साथ साथ हमने अपने सावन के महीने में बहनों से भी बात की, बहनों के साथ फोटो भी खिंचवाए, उनको 250 रुपये अलग दे करके जो रक्षाबंधन का आनंद मनाने की बात वो भी हमने शेयर की है। लेकिन विकास के क्रम में जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, सभी प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए किसान, महिला, युवा, गरीब सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार जो काम कर रही है उसके रिजल्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण में जो स्थान मिला है और उसकी खूबसूरती की बात उन्होंने की है, मैं उनका आभार भी मानता हूं। उन्होंने चंदेरी और अशोकनगर की बात की है, हमारे चंबल अंचल की बात हुई है। मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं। और उनने अपने मन की बात के माध्यम से देश भर के अंदर चलने वाले सकारात्मक कामों को जोड़ने का, ये मन की बात के माध्यम से हर महीने सीधा संवाद करते हुए न केवल लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं बल्कि देश के अंदर आंतरिक भारत के नागरिकों के मनों के ऊपर देशभक्ति का जो एक तरह से नया एक संकल्प देने का काम वो कर रहे हैं, वो वाकई अद्भुत है। इसी से हमारे देश की अंतर्निहित ताकतें मजबूत होती है और विरोधी ताकतों को पराजय मिलती है। आइए हम सब उनके इस विकास के क्रम में लगातार जुड़े रहें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सुभाष नगर स्थित भोपाल मेट्रो डिपो का निरीक्षण किया। मेट्रो प्रोजेक्ट की प्रगति और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश सरकार राजधानी को स्मार्ट और यातायात के लिहाज से बेहतर बनाने के लिए मेट्रो परियोजनाओं को शीर्ष प्राथमिकता देती हुई नजर आ रही है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 124वें एपिसोड को सुना और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य के लिए गर्व की बात है कि पीएम ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत पुरस्कृत बिल्हा जिले का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सम्मान की बात है कि हमारे कई शहरों को भी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। क्या कुछ आगे कहा गया, सुनिए। कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात का 124वां एपिसोड के माध्यम से देश की जनता से रूबरू हुए और इसके लिए हम पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। प्रत्येक महीने अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी की मन की बात होती है और उसमें देश में जो नए नए नवाचार होते हैं, लोगों के द्वारा अलग अलग प्रयास होते हैं और पुरानी चीज़ जो लोगों के बीच में नहीं आई रहती है, सबको देश के सामने और दुनिया के सामने लाने का काम करते हैं। और इससे निश्चित रूप से ऐसे लोग जो नवाचार करते हैं उनकी जानकारी देश को होता है और देश के लोगों को उनसे प्रेरणा भी मिलती है और लोग नवाचार करने के लिए मतलब मन बनाते हैं। और आज बड़ा सौभाग्य है कि बिल्हा अभी जो स्वच्छ भारत मिशन में पुरस्कृत हुआ, उनका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और इस बार हम छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के हमारे जो अध्यक्ष हैं, वहाँ के सीएमओज हैं, वहाँ की टीम है, वहाँ की सफाई दीदी हैं, उनको सबको भी धन्यवाद करते हैं कि इस साल सफाई और स्वच्छ भारत मिशन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का अच्छा नाम हुआ है। कई शहर हमारे राष्ट्रपति जी से भी पुरस्कृत हुए हैं। रायपुर भी पहली बार पुरस्कृत हुआ है। बिलासपुर बिल्हा का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। अभी मैं 2 दिन पहले जसपुर में था, तो जसपुर जिले में 5 नगरीय निकाय हैं, 2 नगर पालिका, 3 नगर पंचायत। पहले 400-400, 500-500 नंबर में आते थे, लेकिन मुझे इस बार बड़ी खुशी हुई जानकर कि सब मतलब इतना हाई जंप किए हैं कि जसपुर हमारा 10वें नंबर पर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई 2025 को ब्रिटेन की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर लंदन पहुंचे। उनकी यात्रा बेहद ऐतिहासिक रही, जहां उन्होंने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता इस वक्त में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत समेत दुनिया के कई देशों से टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है। ब्रिटेन के लिए भी ये समझौता बहुत मायने रखता है और अब ये डील भारत के लिए किस तरीके से लाभकारी रहेगी, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA ने नया इतिहास रच दिया है। ये एक ऐसा समझौता है जो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि 2 लोकतांत्रिक महाशक्तियों के साझा भविष्य की आधारशिला है। अमेरिका और चीन की टैरिफ वॉर की गूंज के बीच भारत ने विश्व मंच पर कूटनीतिक संतुलन और आर्थिक प्रगति का जबरदस्त संदेश दिया है। 23 जुलाई 2025 तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर लंदन पहुंचे। स्वागत, सम्मान और समर्पण का माहौल था। भारतीय प्रवासियों में इस मौके पर काफी उत्साह दिखा। सभी पीएम की एक झलक पाने को, उनसे एक बार मुलाकात करने के लिए उत्साहित थे। सभी ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी कई लोगों से बात की और बच्चों को आशीर्वाद दिया। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय की मंत्री और हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्रभारी कैथरीन वेस्ट ने लंदन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी और दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन भी उनके साथ थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट करते हुए कहा कि लंदन पहुंच गया हूं। उन्होंने आगे लिखा कि ये दौरा भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। इस यात्रा का मुख्य मकसद हमारे लोगों की समृद्धि, विकास और रोजगार को बढ़ावा देना होगा, जिसे दुनिया अब गेम चेंजर फ्री ट्रेड डील के नाम से जान रही है।
लंदन में प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर ने जिस मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, वो सिर्फ टैक्स और टैरिफ की बात नहीं करता, बल्कि ये साझी समृद्धि, रोजगार, नवाचार और विश्वास की नींव पर टिका है। लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर हुए हैं। ये समझौता केवल एक व्यापारिक सहमति नहीं, बल्कि ब्रेक्सिट के बाद बदलते वैश्विक व्यवस्था में भारत की निर्णायक भागीदारी का प्रतीक है। समझौते का लाभ दो तरफा जरूर है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, विनिर्माण, निर्यात और रोजगार के लिहाज से ये डील एक मल्टी लेयर लाभ संरचना लेकर आई है। चलिए अब आपको ऐतिहासिक एफटीए के फायदे बताते हैं। 99% सामान पर जीरो टैक्स होगा। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को इससे ताकत मिलेगी। भारत के टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी को नया बाजार मिलेगा। 2030 तक 10 लाख करोड़ का व्यापार का अनुमान लगाया गया है। चीन के पास ऐसा कोई भी समझौता नहीं है। एफटीए से दोनों देशों को भारी आर्थिक लाभ होगा। ब्रिटेन में टेक्नीशियन, इंजीनियर, एरोस्पेस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियों की बाढ़ आएगी, जबकि भारत में कपड़ा, जूते, गहनों और प्रोसेस्ड फूड जैसे एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। किन सेक्टर्स को होगा फायदा? टेक्सटाइल और कपड़ा। अब यूके में 0% टैक्स लगेगा। जूते, चप्पल और लेदर पर पहले 16% टैक्स लगता था, जिसे अब 0 कर दिया गया है। प्रोसेस्ड फूड की बात करें तो पहले इस पर 70% टैक्स लगता था, लेकिन अब इस पर 0.3% टैक्स लगेगा। गहने, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स पर टैक्स खत्म कर दिया गया है। भारत अब ब्रिटेन में अपनी ताकत के साथ उतरेगा। स्कॉच विस्की पर इंपोर्ट ड्यूटी अब 150% से घटकर 40% हो गई है। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉच विस्की खरीदार है, उसे भी इससे फायदा होगा। तो वहीं ब्रिटिश कंपनियों की कारें जैसे कि रेंज रोवर, बेंटले, मिनी कूपर अब भारत में कोटा सिस्टम के तहत सिर्फ 10% टैक्स पर आ सकेंगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि किसे कितना फायदा होगा। स्कॉच विस्की पर पहले 150% टैक्स लगता था, जिसे घटाकर अब 40% कर दिया गया है, जिसके चलते दरें सस्ती हुई हैं और बिक्री अधिक होगी। टेक्सटाइल की बात करें तो पहले इस पर 12% टैक्स लगता था, जिसे अब घटाकर 0 कर दिया गया है, जिससे ज्यादा निर्यात होगा। जूते चप्पल की बात करें तो इस पर पहले 16% टैक्स लगता था, जिसे अब घटाकर 0 कर दिया गया है, जिससे यूपी और तमिलनाडु को सीधा लाभ होगा। प्रोसेस्ड फूड पर पहले 70% टैक्स लगता था, जिसे अब 0.3% कर दिया गया है। इससे भारत के एमएसएमईज को बूस्ट मिलेगा। इस समझौते के मायने इसलिए और बढ़ जाते हैं क्योंकि चीन का ब्रिटेन के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है, यानी भारत को रणनीतिक बढ़त इसके जरिए मिल रही है। मेक इन इंडिया को वैश्विक बाजार, खासकर यूरोपीय द्वीपों में नई रफ्तार मिलेगी। भारत लगातार अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक साझेदारी गहरी कर रहा है। यूके के साथ समझौता भारत को ग्लोबल ट्रेड पॉलिटिक्स के केंद्र में लाकर खड़ा करता है। ये डील भारत के युवाओं के लिए रोजगार, उद्योगों के लिए विस्तार, स्टार्टअप्स के लिए निवेश, किसानों के लिए निर्यात के मौके और उपभोक्ता के लिए अधिक विकल्प और कम कीमतें लेकर आ रही है। लंदन में प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से ये स्पष्ट हो गया है कि अब भारत केवल डील साइन करने वाला देश नहीं रहा, अब वह डील डिजाइन भी करता है और उसकी शर्तें भी तय करता है। यूके के साथ हुआ एफटीए उसी न्यू इंडिया की आर्थिक और कूटनीतिक ताकत का प्रमाण है और आने वाले समय में ये समझौता भारत को सिर्फ एक व्यापारिक लाभ नहीं, बल्कि एक वैश्विक व्यापारिक ताकत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। चलिए अब आपको एफटीए से 2030 तक होने वाला अनुमानित व्यापार बताते हैं। 2023-24 व्यापार की बात करें तो 4.74 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था और एफटीए साइन होने के बाद अब ये लक्ष्य बढ़कर 10.33 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ब्रिटिश टैरिफ औसत की बात करें तो 15% से घटकर ये 3% हो गया है, जिससे यूके में हजारों नई नौकरियों की संभावनाएं पैदा होंगी।
भारत और ब्रिटेन दो लोकतांत्रिक और आर्थिक महाशक्तियां अब एक साझा रोड मैप पर है। ये समझौता न सिर्फ व्यापार आंकड़ों में उछाल लाएगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा सिर्फ व्यापार की नहीं थी। उन्होंने बकिंघम शहर में युवा क्रिकेटरों से मुलाकात की और ब्रिटिश पीएम स्टॉर्मर के साथ क्रिकेट प्रेम को साझा किया। ये दृश्य देशों की सांस्कृतिक साझेदारी का प्रतीक बना। तो ये साफ है कि जब दुनिया के बड़े देश टेरिफ वॉर में उलझे हैं, तब भारत व्यापार के जरिए दुनिया को जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा और इस ऐतिहासिक समझौते ने वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। यही है नया भारत, जो कूटनीति और कारोबार दोनों में जीत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर पंचकुला से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने HSSC CET परीक्षा को लेकर कहा कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है जिससे परीक्षार्थी बिना किसी दबाव के अच्छे से परीक्षा दे सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन, रोडवेज, पुलिस और अन्य विभागों ने एक टीम की तरह काम किया है और इस परीक्षा को पूरे हरियाणा ने एक उत्सव की तरह मनाया है। मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई और धन्यवाद दिया है। क्या कुछ इस मौके पर कहा गया, खुद सुनिए। कि हरियाणा के हमारे एक हरियाणा टीम के रूप में मिलकर के जिन्होंने काम किया है, चाहे हमारे सभी अधिकारीगण हों, हमारे रोडवेज के कर्मचारीगण हों, हमारे पुलिस के अधिकारीगण हों, या हमारे जो स्टाफ में लगे हुए लोग हों। और मैं तो जिन लोगों ने, जो बच्चों के माँ बाप, उनके पेरेंट्स आए हैं, उनके लिए जो छबिलें भी लगाई हैं, अलग अलग स्थानों के ऊपर छबिलें लगा करके कहीं पर कोई दिक्कत, एक पर्व के रूप में इस CET के एग्ज़ाम को पूरे हरियाणा प्रदेश ने मनाया है। मैं सभी को दिल से धन्यवाद भी देता हूं, सभी को बधाई भी देता हूं। और ख़ास करके क्योंकि हमारे पुलिस के कर्मचारी और हरियाणा रोडवेज के जिन्होंने बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी, सभी के सभी एक टीम हरियाणा के रूप में वो लगे रहे हैं, उन सबको बधाई देता हूँ। नहीं, चैलेंज देखिए, बिल्कुल ये आपने ठीक बात कही है। कोई भी विषय होता है वो चैलेंजेबल होता है, परंतु जब एक टीम के रूप में काम करते हैं तो चैलेंज छोटा हो जाता है। तो सभी ने जब मिलकर के काम किया है तो चैलेंज नहीं रहा, वो पर्व हो गया है और पर्व के रूप में सब ने मिलकर के मनाया है। कोई भी बच्चा, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे थे कि अगर कोई बच्चा या बेटी पेपर से छूट गई तो हमारी 112 उसको लेकर के सेंटर तक छोड़ने का भी काम किया है। अभी भी मैं आज देख रहा था, एक और एपिसोड था कि एक बच्ची को देर हो गई तो उसको भी लेकर के साधन से पहुंचाने का काम किया है।
जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस सवाल पर सत्ता के गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सरकार बहुमत के दम पर एक बार फिर उपराष्ट्रपति पद पर अपनी पसंद का उम्मीदवार बैठाने की स्थिति में है, लेकिन इस बार पार्टी की रणनीति कुछ अलग है, क्योंकि भाजपा केवल एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसा चेहरा तलाश रही है जो पार्टी की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता हो, संगठन से जुड़ा हो और निर्विवादित छवि वाला हो, और जिससे संसद के ऊपरी सदन में विपक्ष के तीखे तेवरों का भी शांतिपूर्वक सामना करने का अनुभव हो। देखिए रिपोर्ट। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था, लेकिन इस्तीफे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। उनकी ओर से स्वास्थ्य कारणों के चलते ये इस्तीफा दिया जा रहा है, ये बात कही गई है। इस प्रत्याशित घटनाक्रम के बाद अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र 2 सवाल पर है कि आखिर इस्तीफे के पीछे की असली वजह क्या है, और जब इस्तीफा दे दिया गया है तो आखिर धनखड़ के बाद कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति। बता दें कि संविधान में उपराष्ट्रपति की जगह पर किसी को कार्यभार सौंपे जाने की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उपराष्ट्रपति के तौर पर राज्यसभा की कार्यवाही की जिम्मेदारी फिलहाल उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के पास है, लेकिन ये एक सीमित समाधान है, स्थायी नहीं। ऐसे में नए उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो चुकी है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पर्याप्त संख्या बल है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी जिसे चाहे उपराष्ट्रपति बना सकती है, लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि छवि और सियासी संदेश का भी है। पार्टी इस बार ऐसा चेहरा चाहती है जो केवल राजनीतिक रूप से मजबूत ना हो बल्कि वैचारिक और संगठनात्मक रूप से भी भरोसेमंद हो। इसी क्रम में चर्चा में आया रामनाथ ठाकुर का नाम। जेडीयू से राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे। बता दें कि बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उनसे मुलाकात ने अटकलों को और हवा दी, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये बैठक केवल बिहार SIR से जुड़े मुद्दे को लेकर थी, न कि उपराष्ट्रपति पद पर बातचीत के लिए। पार्टी ने साफ किया है कि न जेडीयू नेतृत्व से कोई बातचीत हुई है और न ही ठाकुर को लेकर कोई रणनीति बनी है। उपराष्ट्रपति के लिए अगले चेहरे की तलाश लगातार जारी है और बीजेपी की सारी निगाहें अपने भीतर की ओर हैं। पार्टी एक बार फिर से ऐसा चेहरा ढूंढ रही है जो वेंकैया नायडू या जगदीप धनखड़ की तरह दमदार, अनुशासित और राजनीतिक तौर पर परिपक्व हो। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक ये चेहरा कैडर से निकला, सुसंस्कृत और निर्विवाद होना चाहिए, साथ ही ऐसा जो ऊपरी सदन में विपक्ष की तीखी रणनीतियों का जवाब भी गरिमा के साथ दे सके। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि 2017 में जब वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति चुना गया था, तब वे न सिर्फ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे बल्कि केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम कर चुके थे। पार्टी उसी तरह का संतुलन इस बार भी चाहती है। संगठन, अनुभव और संवाद की क्षमता, यही वजह है कि राज्यपाल, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री या संगठन से जुड़े पुराने नामों पर विचार हो रहा है। बीजेपी का ये फैसला केवल सांगठनिक नजरिया नहीं बल्कि सामाजिक और जातीय समीकरणों से भी जुड़ा होगा। उपराष्ट्रपति पद को पिछड़ा वर्ग, दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर के किसी प्रतिनिधि चेहरे से जोड़ना पार्टी के आगामी चुनावी संकेतों का भी हिस्सा हो सकता है। ये कदम 2029 के रोड मैप की बुनियाद भी तैयार कर सकता है। धनखड़ का कार्यकाल टकरावों और तीखी टिप्पणियों से भरा रहा। अक्सर वे विपक्षी सांसदों के साथ कठोर अंदाज में पेश आते दिखे। कई बार सरकार भी उनकी टिप्पणी से असहज हुई। बीजेपी अब ये समझ चुकी है कि नया उपराष्ट्रपति केवल सत्ताधारी पक्ष का प्रवक्ता नहीं बल्कि सदन का संतुलन और संयमित चेहरा होना चाहिए। तो तस्वीर साफ है, बीजेपी इस बार अपने भीतर से ही एक स्थिर, अनुभवी और वैचारिक रूप से भरोसेमंद नेता को उपराष्ट्रपति बनाने जा रही है। रामनाथ ठाकुर जैसे सहयोगी नेताओं के नाम केवल अटकलों में है। असली कवायद पार्टी के बैकबोन वाले चेहरे को चुनने की चल रही है और यही नाम भविष्य की राजनीति के भी संकेत तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। के लिए हमारे इतना ही। नमस्कार।